Hello everyone, a very warm welcome back all of you. Dear students, I am Lal Singh Kavia and I am here to teach you language English. How are you all dear students? कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया हो एकदम? हाँ जी. तो आज नया टॉपिक आने वाला है. डिटरमिनर्स. आर्टिकल्स हो गए थे कल हमारे कंप्लीट. आर्टिकल समझ में आ गए सबको या नहीं आया समझ में? आर्टिकल्स में क्वेश्चन कैसा आएगा ये तो पता चल गया ना आप सभी को. ओके ठीक है. हाँ सभी बोल रहे हैं आ गया आ गया आ गया. देखो जो नए स्टूडेंट्स हैं वो एक दिन में समझ में नहीं आएगा. जो नए हैं वो वापस पढ़िए, ये आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, है ना. अब ऐसा नहीं कि आज जो स्टूडेंट नया आया उसको वापस मैं आर्टिकल से स्टार्ट कर दूंगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना. आप लोग क्या है, वीडियो अब पड़ा है आपके पास, आप अच्छे से देखिए, अटेंटिव होके देखिए, सब कुछ समझ में आएगा. और अटेंटिव नहीं रहोगे, क्वेश्चंस करवाते समय भी मैंने अच्छे से समझाया है. ठीक है, तो पढ़ना तो पड़ेगा. देखो हमें डिफिकल्ट है, इजी है, अब ये सब चीजें फालतू की चीजें. अब पढ़ना स्टार्ट कर दो आप. हाँ अनु, अगर तुम आज ही जुड़ी हो तो फिर आज ही नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है. हाँ देवराज, जो आज आए हैं ना वो वापस से वीडियो उनको देखना पड़ेगा. ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि अब मैं, आज तुम नए आए हो तो आज ही मैं टॉपिक कर दूं एकदम स्टार्ट, वापस से स्टार्ट कर दूं आर्टिकल्स. ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. वो कालिदास शेक्सपियर में काम करता है एक. ओके चलिए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अब. डिटरमिनर्स. अब डिटरमिनर्स जो है, डिटरमिनर्स को हिंदी में कहा जाता है निर्धारक. क्या बोला जाता है? निर्धारक. अब इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखें, डेफिनेशन यानी परिभाषा. डेफिनेशन का मतलब होता है, या हिंदी अनुवाद होता है परिभाषा, किसी को डिफाइन करना. और उसकी डेफिनेशन की स्पेलिंग होती है NATION, ये नहीं होता है. हाँ न्यू टॉपिक है. हाँ न्यू टॉपिक है, न्यू टॉपिक है अंजलि. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो डिटरमिनर्स आर द वर्ड्स that are used before a noun to determine the type of noun.
तो हम लिख सकते हैं निर्धारक वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा शब्द से पहले लगकर अपने बाद आने वाली संज्ञा के प्रकार का निर्धारण करते हैं। ठीक है, चलिए अब फटाफट जो है इसको लिखिए और अच्छे से समझिएगा। ठीक है, चलो। अब आ रही है वॉइस? हाँ, ठीक है, ठीक है। अब देखो, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स। आर्टिकल्स जो होते हैं वो किसका पार्ट होते हैं? डिटर्मिनर्स का। आर्टिकल्स किसके पार्ट हैं? डिटर्मिनर्स के। और आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स दोनों मिलकर, ये दोनों किसके पार्ट हैं? तो ये है विशेषण के, एडजेक्टिव के। अरे कवराज, एक ही बात को क्या बार बार लिख के भेज रहे हो यार? हो जाएगा, हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। सब क्लासें एक साथ नहीं लगाई जा सकती है। जैसे जैसे जिसका कोर्स होगा वो आगे बढ़ता जाएगा। अभी जो चल रही है वो क्लास लो। एक ही मैसेज बार बार मत भेजो, नहीं तो फिर क्या मतलब है? ब्लॉक हो गए, क्या मतलब? आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स। आर्टिकल्स जो है वो किसका पार्ट है? डिटर्मिनर्स के। ठीक है, और दोनों पार्ट जो है वो किसके होते हैं? विशेषण के। अब आर्टिकल्स कह लो, डिटर्मिनर्स कह लो और डिग्री कह लो,
कौन सी क्लास कब लगेगी वो टीचर डिसाइड नहीं करता है, स्टूडेंट्स डिसाइड नहीं करते, वो मैनेजमेंट डिसाइड करता है। मैनेजमेंट जब टीचर अवेलेबल होंगे तब वो क्लास लगाएंगे, चाहे वो सुबह 7 से 9 हो, चाहे सुबह 7 से 5 हो शाम तक, और चाहे वो 7 से 8 हो। हाँ, हो जाएगी, क्लास हो जाएगी, है ना। देखो मैं गारंटी ले सकता हूँ, इंग्लिश की गारंटी ले सकता हूँ कि हाँ इंग्लिश जो है वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन इंग्लिश की क्लास कब लगेगी ये तो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। मैं थोड़ी चाहूंगा, मैं तो कह दूंगा रात को मेरे तो 12 से 1 लगा दो, ऐसे थोड़ी होता है कोई। चलिए अब ध्यान देना, all the determinants are adjective। सभी निर्धारक क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। सभी डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स। ऑल द डिटर्मिनर्स आर एडजेक्टिव्स बट ऑल द एडजेक्टिव्स आर नॉट डिटर्मिनर्स। लेकिन सभी एडजेक्टिव्स डिटर्मिनर्स हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऑल द एडजेक्टिव्स आर नॉट डिटर्मिनर्स। क्यों? क्योंकि वो देखो कारण क्या है इसके पीछे, तो कारण है डिटर्मिनर्स जो है वो सिर्फ मॉडिफाई करते हैं नाउन को, मॉडिफाइज नाउन ओनली, एंड whereas जबकि एडजेक्टिव्स क्वालिफाइज और मॉडिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन बोथ। मॉडिफाइज और क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन बोथ। ठीक है, अब देखो फिर से सुनना ध्यान से, एक बार ध्यान देना। यहां पर आर्टिकल्स जो हमने कल पढ़े थे वो किसका पार्ट होते हैं, डिटर्मिनर्स का, ठीक है, निर्धारक का। और आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स दोनों मिलकर किसका पार्ट होते हैं, वो एडजेक्टिव का। और एडजेक्टिव के क्या क्या पार्ट होते हैं, अगर क्वेश्चन आर्टिकल का आया है, डिटर्मिनर का आया है या डिग्री का आया है तो ये क्वेश्चन किसका माना जाता है, एडजेक्टिव का माना जाता है, ठीक है। फिर ऑल द डिटर्मिनर्स आर एडजेक्टिव्स बट ऑल द एडजेक्टिव्स आर नॉट डिटर्मिनर्स। सभी डिटर्मिनर्स क्या है, एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन सभी एडजेक्टिव्स डिटर्मिनर्स हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर डिटर्मिनर्स मॉडिफाइज नाउन ओनली। डिटर्मिनर किसको मॉडिफाई करता है, वो सिर्फ और सिर्फ नाउन को करता है, ठीक है। जबकि विशेषण जो है वो संज्ञा और सर्वनाम दोनों को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, वो दोनों की विशेषता बतलाता है। लेकिन निर्धारक सिर्फ और सिर्फ नाउन, अपने बाद आने वाले नाउन का निर्धारण करते हैं। जबकि एडजेक्टिव क्या करता है, अपने से पहले आने वाले नाउन और प्रोनाउन दोनों की क्या है, विशेषता बतलाता है। अपने बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन की दोनों की विशेषता बतलाता है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए फटाफट ये। ओनली वेयर एज, वेयर एज का मतलब होता है जबकि,
वेयर का मतलब क्या होता है? जबकि। चलो नोट डाउन कर लो। सर प्लीज साइड होइए। हाँ तो हो गया ना साइड। यहां मॉडिफाइज का मतलब है विशेषता बतलाना। डिग्री 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। हाँ नरेश, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आपने ऐसे वर्ड्स तो सुने ही होंगे, ये सारे डिटर्मिनर्स होते हैं, जैसे मैनी, मैनी ए, मैनी एन, मच, सम एनी, सम एनी। मैनी, मैनी ए, मैनी एन, मच, सम एनी। फिर आप लोगों ने वर्ड सुने होंगे, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। और फिर आ जाता है अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ। प्लेंटी ऑफ। और उसके बाद आएगा होल, ऑल, फिर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरी, आइदर, नाइदर। और फिर आ जाते हैं लेटर, लेटेस्ट, लेटर और लास्ट। फिर अगर हम कहें अनदर, अदर, एनी अदर, फिर एल्डर, ओल्डर, फार, फार्दर, फारदेस्ट, फर्दर, तो ये डिटर्मिनर्स हैं। नहीं नहीं, प्रेपोजिशन बिल्कुल अलग होता है कृष्णा, प्रेपोजिशन बिल्कुल अलग है, डिटर्मिनर्स अलग है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे डिटर्मिनर्स है। अब आपके जो एग्जाम में आने लायक है वो यहां तक है। आप, हम देखेंगे वैसे यहां तक देखेंगे, लेकिन आपके जो एग्जाम में आने लायक है वो कहां तक है? नाइदर तक, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, यानी यहां से मैनी से लेके
नाइदर तक अगर आपको अच्छे समझ में आ जाते हैं तो इट मीन्स आपके जो एग्जाम का लेवल है वो इसी में से मिल जाएगा, अगर क्वेश्चन अगर बनता है तो। हाँ, यूं तो कई सारे और भी डिटर्मिनर्स होते हैं, ठीक है, जैसे वेरियस है, सेवरल है, बोथ है, लेकिन आपको जितना है, हाँ जी, नहीं डिग्री अलग है, डिग्री जो आती है वो आती है एडजेक्टिव में स्नेहा। हाँ आते आते, चलो लिख लो फटाफट ये। हाँ, 4th ग्रेड का कोर्स भी साथ चल रहा है। हाँ बिल्कुल, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन की तरह चलेंगे, सबको पढ़ना है। बीएसटीसी 4th ग्रेड, वीडियो, पटवार, सब में आ सकता है इसका क्वेश्चन, और सब में है ये चैप्टर, ठीक है। और आर्टिकल से इंपॉर्टेंट है ज्यादा ही। चलिए, अब जो हम पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैनी और मच वाला। ध्यान दीजिएगा। मैनी, मैनी, मैनी और मच, ए और ये एन। अब ध्यान दीजिएगा, मैनी जो बताता है वो बताता है संख्या में अनेक को, संख्या में अनेक, ठीक है। और या अगर मैं आपको कहूं, मैनी जो है वो दर्शाता है लार्ज इन नंबर्स, लार्ज इन नंबर, ठीक है। मैनी के साथ जो यूज होता है वो नाउन कैसा यूज होता है, मैनी के जस्ट बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। अब देखो, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, देखो मैनी के बाद क्या आ गया है, ए और एन, ठीक है, ए और एन। अब ए और एन आ गया तो अब ए और एन की शर्त चलेगी, और ए और एन की शर्त यह है कि हमारे बाद जो नाउन चलेगा वो कैसा चलेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और वर्ब कैसी चलेगी, सिंगुलर वर्ब। इनके साथ भी वर्ब जो चलेगी वो कैसी चलेगी, प्लूरल वर्ब। मैनी के साथ वर्ब कैसी चलती है, प्लूरल वर्ब, यानी बहुवचन की क्रिया और बहुवचन की संज्ञा। अब तो आवाज आ रही होगी ना सबको अच्छे से, कहां दिक्कत है। आवाज तो आ रही है, तुम देखो आकाश, तुम्हारे कोई हो सकता है फोन में ईयरफोन से अच्छे से प्लग इन नहीं हुए हुए। चलो ध्यान दो, देखो तो मैनी ए और एन की वजह से
मैनी के बाद क्या आ गया, जस्ट बाद में ए और एन की वजह से नाउन कैसा चल रहा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और वर्ब जो चलेगी वो भी कैसी चलेगी, सिंगुलर वर्ब। जब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी चलेगी, सिंगुलर वर्ब। ठीक है। अब लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये ए और एन जो है इंग्लिश के स्ट्रक्चर में, इंग्लिश के स्ट्रक्चर में जो है वो डिफरेंस है। इंग्लिश के स्ट्रक्चर में लिखने का तरीका जो है बदल गया। मैनी के जस्ट बाद अगर नाउन आएगा तो कैसा आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और वर्ब भी कैसी चलेगी, प्लूरल वर्ब। लेकिन जैसे ही मैनी के बाद ए आ जाए या मैनी के बाद एन आ जाए तो वहां पर नाउन कैसा चलेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है। और वर्ब कैसी चलेगी, सिंगुलर वर्ब। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये दोनों ही मैनी, मैनी ए और मैनी एन, तीनों से एक ही चीज का पता चलता है, संख्या में अनेक। ऐसा नहीं है कि अनेकों में से एक, ये नहीं होगा। इन तीनों का हिंदी अनुवाद, तीन कौन कौन, 1 2 3, यानी मैनी, मैनी ए और मैनी एन, इन तीनों का हिंदी अनुवाद जो होता है वो होता है संख्या में अनेक। कुछ स्टूडेंट्स भ्रमित रहते हैं कि मैनी ए मैनी एन में संख्या अनेकों में से एक हो जाएगी, नहीं, संख्या में अनेक ही रहेंगे। ठीक है। फिर आप ध्यान देना, अब जब मच आता है तो मच के साथ, मच जो बताता है वो बताता है मात्रा को। ये तो किसको बताते हैं, ये तीनों संख्या को। और संख्या कैसी होगी, अनेक। और ये मच जो बताता है वो किसको बताता है, मात्रा को। ठीक है। इस वजह से इसके साथ जो बताएगा वो होगा लार्ज इन नंबर्स, सॉरी, लार्ज इन क्वांटिटी, लार्ज इन क्वांटिटी। इसके साथ जो नाउन चलता है वो चलता है अनकाउंटेबल नाउन, यानी अगणनीय संज्ञा। अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा, मच के बाद अगणनीय संज्ञा आती है, अनकाउंटेबल नाउन आता है। और वर्ब जो चलती है वो चलती है सिंगुलर वर्ब। वर्ब कैसी चलती है, सिंगुलर वर्ब। ठीक है। और यूं देखा जाए तो ये जो दर्शाता है, ये दर्शाता है मात्रा को, मात्रा में अधिक, मात्रा में अधिक। हाँ जी, यहां जो मच में जो नाउन चलेगा वो अनकाउंटेबल वर्ब चलेगी, सिंगुलर और लार्ज इन क्वांटिटी, यानी मात्रा में अधिकता को दर्शाता है। ये संख्या में अनेक को दर्शाते हैं। तो मैनी, मैनी ए, मैनी एन संख्या को दर्शाते हैं और मच मात्रा को दर्शाता है। ठीक है। चलो, हाँ बिल्कुल, एक वर्ब अपने बेस फॉर्म में प्लूरल रहती है। चलिए लिख लीजिए फटाफट अच्छे से। लार्ज का मतलब होता है अनेक, संख्या में अनेक। नहीं विजय, डिग्री नहीं है आपके।
अरे मच अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, मच के बाद में अनकाउंटेबल नाउन आता है। मच तो डिटरमिनर है, ये नाउन थोड़ी है। अभी बताऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। अभी तुम लोग पहले लिखो इसको। अरे आर्टिकल्स हो गए शिवराज, आज नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है, डिटरमिनर्स। चलिए, संख्या में अनेक, यहाँ लार्ज का मतलब है अनेक, नंबर्स का मतलब है संख्या। अब ध्यान देना, देखो आपने ये तो सुना ही होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। प्रश्नात्मक वाक्य। प्रश्नात्मक वाक्य, हाँ जी, सकारात्मक वाक्य में नॉट नहीं आता है, ठीक है। हाँ ठीक है, आज टेंस लिख दिया तो टेंस नहीं है, वो आर्टिकल्स थे। नहीं, टेंस नहीं कराया, वो गलती से हो गया होगा, वो चेंज हो जाएगा, आप चिंतित मत होइए। टेंस अभी नहीं करवाया, आर्टिकल्स कंप्लीट हुआ है और डिटरमिनर्स आज से स्टार्ट हुआ है ना। हाँ जी, सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नात्मक वाक्य, ये नाम तो आपने सुने ही है। चलिए अब ध्यान देना, नकारात्मक वाक्य में हम बेझिझक यूज कर सकते हैं किसका, मैनी का, मच का। बेझिझक यूज कर सकते हैं प्रश्नात्मक वाक्य में भी मैनी का या मच का। लेकिन जब बात हो अफर्मेटिव सेंटेंस की, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो देखो एक चीज तो ये ध्यान रखना, अगर मैं जैसे लिख रहा हूं अ लॉट्स ऑफ, या मैंने लिख दिया लॉट ऑफ, तो ये गलत हो जाता है ना, ये ऐसे नहीं लिखे जाते हैं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये दोनों गलत हो गए। अगर इनको लिखना है तो कैसे लिखना पड़ेगा, तो इनको लिखना पड़ेगा अ लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ। अगर ए लगाना है तो एस नहीं लगेगा, और अगर ए नहीं लगाना है तो फिर लॉट नहीं लॉट्स होगा, लॉट्स ऑफ, ठीक है। और तीसरा जो आता है वो आता है प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ। अब ध्यान देना, इन तीनों के साथ में या तो हम यूज करते हैं कैसा नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और या हम यूज करते हैं कैसा नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो कैसा नाउन यूज नहीं होता, सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज नहीं होता। इन तीनों के साथ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज नहीं होता, या तो अनकाउंटेबल होता है या प्लूरल काउंटेबल होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो अ लॉट ऑफ होगा या लॉट्स ऑफ होगा या प्लेंटी ऑफ होगा। लॉट्स ऑफ, अ लॉट्स ऑफ और लॉट ऑफ ये दोनों ही गलत हो जाते हैं। फिर से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, अटेंटिव रहिएगा, इधर उधर ताकते रहोगे या फिर इधर उधर ध्यान दोगे तो समझ में नहीं आएगा।
देखो अ लॉट्स ऑफ नहीं होता, लॉट ऑफ नहीं होता, या तो क्या होगा अ लॉट ऑफ, या क्या होगा लॉट्स ऑफ, या क्या होगा प्लेंटी ऑफ। इनके बाद में, इन तीनों के बाद, इन तीनों के साथ में या तो हम नाउन कैसा यूज कर सकते हैं प्लूरल, या कैसा यूज कर सकते हैं अनकाउंटेबल। सिंगुलर काउंटेबल यूज नहीं होगा। तो जब वाक्य सकारात्मक हो तो मैनी और मच से पहले प्राथमिकता किसको दी जाती है? अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ या प्लेंटी ऑफ को। ठीक है, वाक्य सकारात्मक होता है तो हम इनको पहले प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, लेकिन यदि सकारात्मक वाक्यों में किसका यूज हो जाए, सो, टू या एज, तो इनके साथ में कभी भी इन वर्ड्स का यूज नहीं होता। तो किसका यूज होता है? तो वो यूज होता है मैनी या मच का। या तो मैनी का यूज होगा या मच का यूज होगा। जैसे सो मैनी, टू मैनी, एज मैनी। ठीक है, उसी तरह सो मच, टू मच और एज मच। लेकिन आपको यह पता है कि जब सो मैनी या मैनी जब आता है तो उसके साथ में नाउन चलता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, और वर्ब चलती है प्लूरल वर्ब। ठीक है, लेकिन अगर मच आता है तो नाउन चलता है अनकाउंटेबल नाउन और वर्ब चलती है सिंगुलर वर्ब। वर्ब कैसी चलती है? सिंगुलर चलती है। वर्ब कैसी चलती है? सिंगुलर। तो नकारात्मक वाक्यों में हम मैनी मच का यूज बेझिझक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस शर्त यह है कि मैनी की शर्त क्या है? नाउन प्लूरल होना चाहिए, वर्ब प्लूरल होनी चाहिए। मच की शर्त क्या है? नाउन अनकाउंटेबल होना चाहिए और वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। लेकिन जब बात हो सकारात्मक वाक्यों की तो मैनी मच से पहले प्राथमिकता किसको मिलती है? अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ और प्लेंटी ऑफ को। ठीक है, अ लॉट्स ऑफ नहीं होता, लॉट ऑफ नहीं होता। फिर अगर सकारात्मक वाक्यों में यूज किसका हो जाए? सो, टू, एज जैसे शब्दों का यूज हो जाए तो इनके साथ में इनका यूज नहीं होता। फिर अ लॉट ऑफ का ऐसा नहीं बोलते हम, सो अ लॉट ऑफ, टू अ लॉट ऑफ, एज अ लॉट ऑफ, ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ये शब्द दिखाई दे सकारात्मक वाक्यों में तो वहां पर हम वापस यूज करते हैं किसका? मैनी और मच का। अब ये मिलकर क्या बन जाते हैं? सो मैनी, टू मैनी, एज मैनी। ये तभी यूज होंगे जब नाउन कैसा होगा? प्लूरल। और वर्ब कैसी चलेगी? प्लूरल। और सो मच, टू मच, एज मच ये तभी चलता है जब नाउन कैसा होगा? अनकाउंटेबल। और वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, चलो लिखो फटाफट। अभी सेंटेंस आएंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। बस जो मैंने लिखवाया वो याद होना चाहिए। यानी जिसने जो भी लिख ले वो एक बार ये वाली स्लाइड और ये वाली स्लाइड याद कर लेना, फिर समझ में आ जाएगा मैं जब सेंटेंस लाऊंगा। चलो लिखो फटाफट। अभी प्रेपोजिशन का क्यों पूछ रहे हो यार? एक कि तुम यार क्या दिमाग लगाते हो, कुछ समझ में ही नहीं आता है। वो अपने आप आएगा तो मैं बता दूंगा, है ना। तुम्हारे सामने डिटरमिनर्स चल रहे हैं, तुम प्रेपोजिशन लेके बैठे हो। जब मैं प्रेपोजिशन करवाऊंगा उस टाइम तुम आर्टिकल लेके बैठोगे। जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, फालतू ज्यादा उछलो मत। दूसरे स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज होंगे अगर मैं तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा, और फिर वो कहेंगे सर चल तो टॉपिक डिटरमिनर्स रहा है और आप प्रेपोजिशन का जवाब दे रहे हो।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो नरेश। प्रीवियस ईयर सबसे बेस्ट वही किताब होती है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दे रखे होते हैं। अब ध्यान देना, वापस से समझा रहा हूं मैं। जब सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव हो तो मैनी और मच का यूज किया जा सकता है, लेकिन जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो मैनी मच से पहले प्राथमिकता दी जाती है अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ या प्लेंटी ऑफ को। अ लॉट्स ऑफ और लॉट ऑफ नहीं होता है, या तो होगा अ लॉट ऑफ या होगा लॉट्स ऑफ या होगा प्लेंटी ऑफ। इनके बाद नाउन चलता है प्लूरल काउंटेबल या अनकाउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नहीं चलता। और जैसे ही अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ड्स यूज हो जाए सो टू एज, तो सो टू एज के साथ या तो यूज होगा मैनी या यूज होगा मच। मैनी तब यूज होता है जब नाउन प्लूरल काउंटेबल हो, मच तब यूज होता है जब अनकाउंटेबल हो। ठीक है, अब जैसे देखो, ध्यान देना। लॉट ऑफ, मैनी और मच। स्कोर्ड, goals in recent years. A lot of, much या many। ठीक है, scored many goals in recent years. A lot of, lots of, plenty of, many और much। Not scored goals in recent years.
अब देखो क्वेश्चन इस तरीके से आता है, सही ढंग से पढ़ना आप लोग, है ना। लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, मैनी या मच। अब देखो सबसे पहले देखना किसको है, चारों सेंटेंस में डिटर्मिनर्स किससे पहले, नहीं दोनों सेम नहीं है बलराम, फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम नहीं है, क्वेश्चन सेम है लेकिन ऑप्शंस अलग अलग हैं, ध्यान देना, अभी मैं बताऊंगा कैसे। देखो सबसे पहले तो डिटर्मिनर्स का क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले देखना होता है नाउन को। नाउन चल रहा है गोल्स, क्या चल रहा है, गोल्स। अब बताओ गोल्स काउंट, गोल्स को गिना जा सकता है या नहीं गिना जा सकता है। क्रिकेट में रन्स को गिना जा सकता है, फुटबॉल में गोल्स को गिना जा सकता है, बिल्कुल गिना जा सकता है। तो ये काउंटेबल हुए या अनकाउंटेबल हुए, ये हुए काउंटेबल। अब काउंटेबल दो प्रकार के हैं, सिंगुलर है या प्लूरल। तो गोल्स जो है वो बहुवचन की संज्ञा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और प्लूरल काउंटेबल नाउन जो है, प्लूरल काउंटेबल नाउन देखते ही कौन दूर हो जाएगा, मच दूर हो जाएगा। देखो इन चारों ही सेंटेंस में से कौन दूर हो जाएगा, मच दूर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मच जो है वो कब आता है, वो आता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ आता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। इसलिए मैंने किसको काट दिया, मच को। बताओ यहां तक समझ में आया सभी को, समझ में आ गया ना। मच क्यों कटा है गोल्स के आने पर, क्योंकि मच अनकाउंटेबल के साथ चलता है और गोल्स जो है वो प्लूरल काउंटेबल है। यहां तक समझ में आ गया, तो यहां तक रुकना, अब ध्यान देना। अब मुझे बताओ पहला सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस कैसा है, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल, ठीक है। तीसरा सेंटेंस कैसा है, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल। और चौथा सेंटेंस जो है वो है नेगेटिव। चौथा सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है। चलो हमने सेंटेंस का भी पता कर लिया। अब बात आकर रुक गई है, नाउन का पता चल गया, सेंटेंस के प्रकार का पता चल गया। अब हमें ये टेबल याद होनी चाहिए, एक तो ये वाली पूरी टेबल, एक ये वाली पूरी टेबल, वर्ड टू वर्ड, तब जाकर ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब मुझे ये बताओ, क्या अ लॉट्स ऑफ होता है क्या, नहीं होता है। अ लॉट्स ऑफ होता है क्या, नहीं होता। अभी मैंने काटा है, देखो आपके सामने, अ लॉट्स ऑफ नहीं होता है, अ लॉट ऑफ होता है, लॉट ऑफ नहीं होता है, लॉट्स ऑफ होता है, ठीक है। तो लॉट ऑफ भी नहीं होता, तो ये दोनों कट गए, मच ऑलरेडी कट गया। तो अब हमारे पास सिर्फ ऑप्शन बचा ही क्या, तो यहां पर हमें यूज करना ही किसका पड़ेगा, मैनी का। जब ऑप्शन ही गलत है तो करें क्या, कुछ तो लिखना ही पड़ेगा, तो यहां मैनी आ सकता है, ठीक है। अब बात आकर रुक गई, ही हैज स्कोर्ड गोल्स। अब गोल्स है तो लॉट ऑफ होता नहीं है। अब बात आके रुक गई अ लॉट ऑफ और मैनी पर, और एफर्मेटिव सेंटेंस में प्राथमिकता अ लॉट ऑफ को मिलती है, इसलिए इस सेंटेंस में क्या आएगा, अ लॉट ऑफ आएगा। क्या आएगा, अ लॉट ऑफ आएगा, ठीक है। इसमें मैनी का यूज नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव। ऊपर भी अफर्मेटिव सेंटेंस था लेकिन डिटर्मिनर लिखा ही गलत था। जब ऑप्शन लिखा ही गलत है, स्पेलिंग ही गलत है, तो कैसे वो हमारा ऑप्शन हो सकता है, कैसे वो वाक्य को शुद्ध बना सकता है, जब उसकी जो है स्पेलिंग ही गलत है, वर्तनी ही गलत है। समझ में आई बात। ही हैज स्कोर्ड, अब देखो यहां पर हिंट मिला हमें सो, तो सो आ जाता है, तो सो के बाद अ लॉट ऑफ नहीं आता, भले ही ये सही लिखा है लेकिन नहीं आएगा। लॉट्स ऑफ सही लिखा है लेकिन ये यहां नहीं आएगा, किसकी वजह से, सो की वजह से। ये देखो मैंने लिखा था सो के बाद में मैनी या मच का यूज होगा, इनका यूज नहीं हो सकता है, ठीक है। प्लेंटी ऑफ का भी यूज होगा नहीं, तो बचा ही क्या हमारे पास, मैनी, तो यहां आ जाएगा मैनी, ठीक है। अब ये सेंटेंस जो है नेगेटिव है, किससे पता चला, यहां से, ही हैजंट स्कोर्ड। तो यहां पर हम अ लॉट ऑफ का, लॉट्स ऑफ का यूज नहीं करेंगे। प्राथमिकता किसको मिलेगी, नेगेटिव सेंटेंस में मैनी को मिलेगी। किसको मिलेगी, मैनी को मिलेगी, ठीक है। समझ में आया ये, बताओ क्लियर हो गया ना ये, कि कब कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसे उनको सॉल्व कर। अरे तुषार अभी तो शुरू हुआ है कोर्स, एक टॉपिक हुआ है, क्या कोर्स कब खत्म होगा। तुम लोग भी ना यार कोई केजी नर्सरी क्लास में बैठे हो गया यार, जो एक दिन में, एक हफ्ते में कोर्स खत्म हो जाएगा। क्या बातें कर रहे हो यार, आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। हाँ जी लिखिए फटाफट।
सेकंड में अ लॉट ऑफ ही तो आया है, सेकंड में अ लॉट ऑफ ही तो आया है। वो देखो आंसर मैंने क्या लिखा है, अ लॉट ऑफ। देखो सेकंड वाले में जो है ना, यहां पर अ लॉट ऑफ ही तो लिखा है, क्योंकि ये सही लिखा हुआ है, मैनी नहीं आएगा सेकंड वाले में। सकारात्मक वाक्य का पता कैसे करें? अरे यार, ये नो नॉट नेवर नहीं लिखे होते हैं तो वो सकारात्मक वाक्य है, बिल्कुल है, बीएसटीसी में ये टॉपिक है। चलो लिखो, फटाफट लिखो। देखो अब फालतू इधर उधर की बातें मत करो। सर मेरे सारे सही है, तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अरे तुषार टाइम लगेगा अभी, क्या बता दो, एक टॉपिक हुआ है अभी आर्टिकल्स, क्या बताना है? दूसरा आज टॉपिक स्टार्ट हुआ है, बताना क्या है? कोर्स कब खत्म होगा इसका एग्जैक्ट टाइम थोड़ी बताया जा सकता है यार। इसमें एक जो है वो नहीं है, सिर्फ तुम सोच रहे हो फोर्थ ग्रेड वाले ही बैठे हैं या वीडियो वाले बैठे, इसमें बहुत सारे कोर्स इन्वॉल्व है। वीडियो भी बैठे हैं, इसमें पटवार के भी स्टूडेंट्स हैं, इसमें फोर्थ ग्रेड के भी हैं, इसमें बीएसटीसी के हैं, पीटीटी के हैं, सबके हैं इसमें। तो जनरल इंग्लिश मतलब जो जो हो सकता है, एक दो टॉपिक किसी के कम हो किसी के ज्यादा हो, लेकिन पहले मैं कॉमन टॉपिक करवाऊंगा। सर बहुत अच्छे से समझा, समझ में आ रहा है, थैंक यू वेरी मच। हाँ थैंक यू। रविराज तुम्हारे अगर सारे गलत हैं तो इसका मतलब तुम कहीं और ही ध्यान है तुम्हारा। सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब कमी तुम में है। ध्यान दो, सारे गलत कैसे हो सकते हैं यार? अब इससे इजी और क्या मैनर में मैं समझाऊं, कौन से मेथड में समझाऊं? हिंदी इतनी बोल रहा हूं मैं, कोई सेंटेंस हिंदी में थोड़ी लिख पाऊंगा, आप खुद सोचो। अरे जो कोर्स में आएगा वही पढ़ाऊंगा मैं, कोई होम साइंस थोड़ी पढ़ा दूंगा यहाँ पर। वैसे ही टाइम कम है, हमारे पास भी कम है, तुम्हारे पास भी कम है। आज वापस घर पे जाके ये वीडियो देखना आप लोग, ठीक है? ये वाला पूरा वीडियो देखना कि कब क्या आएगा कब क्या नहीं आएगा। देखो बिना देखे बिना पढ़े ऐसे नहीं होता है, बिल्कुल एकदम फोकस्ड रहो। जब मैं पढ़ा रहा हूं ना तो सिर्फ और सिर्फ जो है मुझे सुनिए आप, जो मैं लिखवा रहा हूं उसको लिखिए आप, इधर उधर ध्यान मत दो। आप लोग ये समझते हो कि दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह इंग्लिश भी ऐसे ही बातों बातों में आ जाएगी, तो भूल जाना ये बात, गलतफहमी निकाल देना। सबसे पहले अंग्रेजी हवा में नहीं आएगी समझ में। तुम सोच रहे हो एक रात बैठ के मैं पूरी रट लूंगा, इम्पॉसिबल है। हाँ भाई, अरे किसने कह दिया मैनी के बाद ए या एन आना कंपलसरी है? कंपलसरी कहाँ है? ये लिखा हुआ है ना, मैनी अकेला भी तो आ सकता है। ये रहा मैनी अकेला बैठा है यहाँ पर, ये मैनी ए और ये मैनी एन। मैनी भी हो सकता है, मैनी ए और एन भी हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि मैनी ए एन के बाद नाउन सिंगुलर काउंटेबल चलेगा और मैनी के बाद नाउन प्लूरल काउंटेबल चलेगा। अरे आप खुद सोचो, हिंदी में वचन पढ़ा है आपने? एक वचन, बहुवचन, ऐसा कुछ पढ़ा होगा हिंदी में? पहले ये बताओ मुझे, बताओ जल्दी से। हिंदी में पढ़े हैं ना आप लोगों ने? संज्ञा पढ़ी होगी, लिंग पढ़े होंगे, वचन पढ़ा होगा, एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ऐसे कुछ पढ़े हैं आपने? हिंदी में पढ़ाई की है कभी अपनी जिंदगी में या नहीं की है? पहले तो ये बताओ।
तो आपने इंग्लिश भी पढ़ी होगी कभी ना कभी तो, कुछ भाई हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश तो सब्जेक्ट होता ही है ना लैंग्वेज के रूप में, तो उसमें नाउन पढ़ा होगा आपने। और मैंने वैसे अभी पढ़ाया है आर्टिकल्स में, पहला दिन मैंने नाउन के ऊपर ही लिया है, क्योंकि मुझे पता है आर्टिकल और डिटर्मिनर्स नाउन के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए मैंने पहले 2 दिन नाउन समझाया है आपको। आप पढ़ो तब हो ना यार, पढ़ो तो सही आप लोग। मैंने आपको बताया कौन सा काउंटेबल है कौन सा अनकाउंटेबल है, मैंने डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल के साथ समझाया है। यार देखो मैं सच बता रहा हूं, पढ़ना तो पड़ेगा। बिल्कुल नहीं आती इंग्लिश तो अब मुझे बताओ, तुम्हें नहीं आती इंग्लिश तो ये एसएसबी बोर्ड को तो ये नहीं कह सकते ना हमें इंग्लिश नहीं आती है, हमारे लेवल नहीं है इंग्लिश का, तो हमें हटा दो, हमें फॉर्म भरने ही मत दो। ऐसा थोड़ी हो पाता है यार। आपको इंग्लिश नहीं आती है इसका मतलब आप कंपटीशन से वैसे ही दूर हो जाओगे। आजकल इंग्लिश से काम छुटवाया नहीं जा सकता, इंग्लिश को पढ़ना ही पड़ेगा। मेहनत करो, सिर्फ बहाने बनाने से कि हमें इंग्लिश नहीं आती, मुझे 0 आती है इंग्लिश, अब इनसे कोई काम बनने वाला ही नहीं है। इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी अगर एग्जाम पास करना है तो, चाहे कैसा ही एग्जाम दो आप, नेशनल लेवल का दो स्टेट लेवल का दो। एक बस पुलिस वालों में इंग्लिश नहीं आ रही है, एसआई और क्या बोलते हैं कांस्टेबल में, बस मेहनत करो। जो मैं पढ़ा रहा हूं ना उसको वापस रिवाइज करके आया करो, अगले दिन कुछ 2-3 सेंटेंस खुद से बना के लेके आया करो, तब आपको लगेगा कि हाँ अंग्रेजी समझी जा सकती है। मैं जितना हिंदी में बोल रहा हूं ना इस बैच में, मैंने आज तक अपने जीवन में इतनी हिंदी नहीं बोली है। अब इससे ज्यादा तो अब मैं क्या करूं बताओ। इतनी हिंदी लिख रहा हूं मैं, आप खुद सोचो। इंग्लिश का टीचर जो है वो हिंदी लिख रहा है बोर्ड पे, वो भी सिर्फ आपके कहने पर। इससे ज्यादा तो और मैं क्या करूं यार, बताओ आप खुद बताओ, तुम खुद बताओ, आप खुद सोचिए। आप संस्कृत के अगर टीचर बन जाओगे और वो बोर्ड पे इंग्लिश लिखोगे तो फिर यार बात ही खत्म हो गई। संस्कृत को संस्कृत में समझा जाता है, हिंदी को हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश को इंग्लिश लैंग्वेज में। चलिए ठीक है, तो बाकी काम कल पढ़ते हैं। जो भी मैंने आज पढ़ाया आपको वो कल पढ़ के आना, मैं पहले बता रहा हूं। बिना पढ़े आके यहां पे कोई टाइम पास नहीं करना है आपको। जो भी टाइम पास करने के लिए यहां पर आ रहे हैं वो रहने दो, वो दूसरा काम कर लो, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ लो। टाइम पास से अंग्रेजी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।